की बर्बादी के पीछे एक परिवार और जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पीछे दो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। आर्टिकल 370 सबसे बड़ी दीवार थी और वो दीवार खड़ी की गई लाल किले और लाल चौक के बीच में, और उस किले को और उस दीवार को खड़ी करने वाला जवाहरलाल नेहरू था। उस दीवार को बरकरार रखने वाला जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी थी, और उस दीवार को ध्वस्त करके आज पहली बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर खासकर भारत का अभिन्न हिस्सा बने हैं। और लाल चौक पर लाल तिरंगा लहरा रहा था, और उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई से तो लाल किले पर भी नहीं लहरा। अवैसी साहब हैं जैसे। हाँ, देखिए आपने किसका नाम लिया, मैं ऐसे नकवी या नकली, सबा नकली जर्नलिस्ट है वो तो, या सबा नकवी, सॉरी माफ कीजिएगा, जुबान फिसल जाती है नकवी और नकली में। तो जो भी है उनका नाम, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा महान ट्वीट किया था, और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है, उन्होंने शायद सीए के मामले पे किया था, मेरे पास वो ट्वीट पड़ा है उनका, कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें भरोसा नहीं रहा, अब सुप्रीम कोर्ट की भी मत सुनो। ये इस तरीके के जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के खिलाफ आप एक पूरे समुदाय को भड़काते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लोगों को आक्रोशित करते हैं, और आप संविधान बचाने की बात करते हैं। भाई संविधान बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो ट्वीट मत करो इस तरीके से भड़काने की। तो क्या है कि भाई जाओ और दंगे करो। पीएफआई के जैसे लोग जो है वो, उनकी डेजिग्नेशन है यू आर दी पीपल फॉर इंसाइटमेंट, पीएफआई। तो पीपल फॉर इंसाइटमेंट जाकर सड़क पर जाकर पत्थर फेंकेंगे, दंगे करेंगे, मारेंगे, गोलियां चलाएंगे। फिर एक तबका है ताहिर हुसैन जैसा, जो ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसा, जिनको अभी दिल्ली दंगों में यूएपीए में चार्ज किया है, वो लोग जो है वो पूरी प्लानिंग करते हैं दंगों की, कि कैसे पूरे शहर को जलाकर 53 लोगों को मारना है। पर जो तीसरी लॉबी है ना, मैं उसको कहता हूँ ओवरग्राउंड वर्कर्स, जैसे नक्सल्स के भी, अर्बन नक्सल्स जिसको कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, वो टीवी पर आते हैं, और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स टीवी पर आकर, एक तो होता है, मैं हमेशा दिखाता हूँ ये विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, उनके पास हमेशा उनकी जेब में होता है। हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, लाइसेंस कार्ड होता है, उनके पास विक्टिम कार्ड होता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो फेमिनिज्म, कभी मुस्लिम, कभी और कुछ इस्लामोफोबिया, ये विक्टिम कार्ड वो खेलने के लिए उनको पहले तो आगे किया जाता है। उनके चेहरे अच्छे अच्छे होते हैं, गुड़ी गुड़ी, वो एकदम मायूस, थके हुए, बुद्धिजीवी, ऐसे उनको प्रस्तुत करके उनको मीडिया पर लाया जाता है। दूसरा उनका काम होता है कि किसी भी चीज को लेजिटिमाइज करना, और तीसरा उनका काम होता है कि देश में कुछ भी हो जाए, किसी पेड़ से पत्ता भी गिर जाए या किसी जंगल में मोर मर जाए, तो नरेंद्र मोदी से उसको लिंक करना है, बीजेपी और आरएसएस से लिंक करना है, और मुसलमानों को बताना है देखो पत्ता गिर गया, मोदी ने पत्ता तोड़ा और अब वो तुम्हारा घर तोड़ेगा, डर जाओ डर जाओ डर जाओ। तो कोई भी टॉपिक को मोदी से लिंक करना, विक्टिम कार्ड खेलना, इस्लामोफोबिया छा गया ये बताना, ये इस खूबसूरत चेहरे, जिना बिना पर्दे वाला जो चेहरा है, उनका काम है, और वो इसलिए टीवी पे आते हैं। रूट कॉज ऑफ इश्यूज इन साउथ एशिया, जम्मू एंड कश्मीर, उसकी तरफ आते हैं। अब्दुल्ला खानदान ने शुरू से ही कश्मीर को एक ब्लैकमेलिंग के स्टफ के तौर पे यूज़ किया, और अब इस खानदान के एक महान नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीरीज वुड बी बेटर विद चाइना देन इंडिया। क्या कहेंगे आप आज कश्मीरी के बारे में, कि वो ग्राउंड पे उनका क्या जज्बा है, आया वो भारत के साथ है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, और जनरली मुसलमानों को क्या कश्मीर सॉल्व हो चुका? ऐसा है, और पता नहीं आजकल चाइना कहाँ कहाँ घुसा हुआ है, पता नहीं चाइना की जैसे बात है फ्रीज होने लग गया। एनीवे, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला साहब को चाइना बड़ा पसंद है, और वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों को और चाइना के बारे में वो कह रहे हैं, तो हो सकता है कि जो उनको रोज खबरें मिल रही होगी कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप और जी जिनपिंग लाखों चाइनीज मुस्लिम्स को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि उनका नाम मोहम्मद नहीं हो सकता, कुरान नहीं रख सकते, उनको किस तरीके की उनकी बीवियों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, शिनजियांग प्रोविंस में जिस तरीके से उनके साथ काम किया जा रहा है। हो सकता है कि वो सारी चीजें देखकर उनको लगा होगा कि चाइना तो सबसे बेहतरीन मुल्क है मुसलमानों के लिए। तो मुझे लगता है अगर ऐसी उनकी है इच्छा, तो भारत सरकार को अरेंजमेंट करके एक चाइनीज वहां पे उनको भेज देना चाहिए, जहां पे उनको लगता है कि मुसलमानों के लिए
एक हेवन है, जन्नत बनाई है चाइना ने, तो वहां पे उनको पर्सनली जाकर एक्सपीरियंस करने के लिए उस जन्नत को सबसे पहले अगर किसी को भेजना चाहिए तो मुझे लगता है फारूक साहब को भेजना चाहिए। वैसे भी वो दुखी है भारत से, पहले पाकिस्तान के गुण गाया करते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, पीओके की बात मत करो, अरे भाई कश्मीरी बहुत आर्मी यहाँ पे अत्याचार करती है। अब उनको चाइना में बड़ा देवता दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बढ़िया बिस्तर बांध कर और पूरे अब्दुल्ला परिवार को, वैसे भी अब्दुल्ला परिवार की वजह से ही जो आज हालत हुई है जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, वो उन्हीं की बदौलत है। तो अगर उनको लगता है कि वहां पर ही बेहतर है तो उनका बढ़िया बिस्तर बांधकर उनको वहां पे भेज देना चाहिए। जहां तक सवाल है सिचुएशन का, देखिए सिचुएशन जम्मू कश्मीर में क्या थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सिचुएशन दरअसल भारत की सिचुएशन से हूबहू सेम है। भारत की बर्बादी के पीछे एक परिवार और जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पीछे दो परिवार। ये परिवार के बीच में जब फंस जाता है ना मामला, जब परिवार हित, देश हित या प्रदेश हित के ऊपर चला जाता है ना, तो आप इस तरीके के समझौते कराते हैं जिससे कि देश हारता है, देश के भीतर जो एक कम्युनल हार्मनी रहती है वो हारता है, माहौल बिगड़ता है, और फिर आप केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप जो है उस प्रदेश को और उस प्रदेश के लोगों को या उस देश के लोगों को आप जो है एक कम्युनल कॉर्डन में झोंक देते हैं। और यही चीज फारूक अब्दुल्ला की राजनीति से हुई, महबूबा मुफ्ती के लेट फादर की राजनीति से हुई, जिसकी वजह से लाखों कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ और आपकी वो वॉच में हुआ, आपके लोगों ने करवाया। उसके बाद आपने आकर जस्टिफाई किया, आपने उस पर पर्दा डाला। आज भी आप उन्हें इंसाफ नहीं देते, आज भी आप उन्हें वापस आने नहीं देते, और आज भी आपके कुछ चाटुकार दरबारी पत्रकार, एक है बुरखा लगाकर वो पत्रकारिता करती है मैडम, बुरखा लगाकर, आप समझ गए होंगे कौन सी बुरखा वाली मैडम है, नेशनल पनौती ऑफ इंडिया। उन्होंने तो जस्टिफाई भी किया, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई कश्मीरी पंडित मारे गए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात है, मानना चाहिए। तो भाई इस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से ये पूरा उन्होंने, और वहां पर जो हुआ तब ये लिंचिंग ब्रिगेड नहीं गई और ना वो लिंचिंग ब्रिगेड उसके बारे में बोलती है। मैं आपको क्या एक आंख चलती है, तो कश्मीरी जेनोसाइड हुआ वो इस ब्रिगेड के रडार पे नहीं आता, और वो सिख जेनोसाइड हुआ वो भी इसके रडार में नहीं आता। इसके रडार में केवल अखलाक पहलू खान आता है। अगर कश्मीरी पंडित मारा गया तो बहुत अच्छी बात है, कश्मीरी पंडितों का तो काम ही मारे जाना। इस तरीके से इनका नैरेटिव बना है, और ये जो लोग हैं इनकी राजनीति के चलते ही जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें हुई। 370 आर्टिकल 370 दरअसल ब्रिज नहीं था। आर्टिकल 370 सबसे बड़ी दीवार थी, और वो दीवार खड़ी की गई लाल किले और लाल चौक के बीच में, और उस किले को और उस दीवार को खड़ी करने वाला जवाहरलाल नेहरू था। उस दीवार को बरकरार रखने वाला जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी थी, और उस दीवार को ध्वस्त करके आज पहली बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर खासकर भारत का अभिन्न हिस्सा बने हैं। और केवल ज्योग्राफिकल एकीकरण नहीं, not just the geographical integration but the nationalistic mindset integration। आज लाल चौक पर लाल तिरंगा लहरा रहा था, और उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई से तो लाल किले पर भी नहीं लहरा